सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का आपको पुनः एक बार नमस्कार है। बंधु, कल मैंने जो वीडियो बनाया था वास्तव में कुछ चीज़ें जांचने के लिए बनाया था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि जो भी नियोजित बच गए हैं वास्तव में वे दृढ़ संकल्प हैं या इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो दोनों नाव पर तैर रहे हैं, कभी इधर ताक रहे हैं कभी उधर ताक रहे हैं। तो भैया सबसे पहले मैं उन लोगों को सुझाव दे देना चाहता हूं कि वे सावधान हो जाएं, या तो विशिष्ट बनना है तो बन जाएं या नियोजित रहना है तो रह जाएं। सबसे ज़्यादा परेशान अगर कर रहा है कोई तो वही 10% लोग कर रहे हैं जो दोनों तरफ कूद फान मचाए हुए हैं। मैंने कल एक बात बोला था, लग रहा है कि सरकार प्रमोशन नहीं देगी स्नातक और प्रधानाध्यापक में, जैसा कि हाई कोर्ट से भी ऑर्डर है या केस चल रहा है। अभी इसके पहले भी मैंने बोला था कि हो सकता है कि सरकार टाल मटोल करे, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाए, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि कालबद्ध प्रोन्नति देना उस सरकार की मजबूरी है, देना ही देना है, इससे भाग नहीं सकता है। तब रही बात कि अगर नियोजित को कालबद्ध प्रोन्नति नियुक्ति या ट्रेनिंग डेट से सरकार दे रही है तो प्रॉब्लम में सरकार फंसेगी। आपको तो एरियर देना ही पड़ेगा मोटा, साथ में विशिष्ट जो बन गए हैं उनको भी 1/1/2025 के पूर्व का एरियर देना पड़ेगा। बस कुछ लोग धड़ाधड़ फ़ोन करना शुरू कर दिए कि बस अब इस नाव में तो प्रमोशन होगा नहीं तो कूद के उस नाव में चले जाएं। अरे भैया, आप लोग क्यों धूम मचाए हुए हैं? आप यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, मैं फिर आ रहा हूँ इस विषय पर, या मैं इसका चर्चा कर देता हूँ। मैंने ये देखा कि आपको आचार संहिता लगने के दरमियान सरकार जो है सो 10 वर्ष से शांत थी और एमएससीपी लागू कर दी। इसका ये मतलब होता है कि सरकार को ये लग रहा था कि एमएससीपी तो 7CPC में सेंट्रल गवर्नमेंट से है, वो तो करना ही करना है, लेकिन नियोजित को भी कालबद्ध प्रोन्नति के लिए एरियर देना पड़ेगा और मोटा एरियर देना पड़ेगा। नियम के अनुसार 2020 नियमावली के तहत आपका हक बनता भी है। केस भी हुआ है, ऑर्डर भी हुआ है, प्रोसेस में चल रहा है। अगर 12 वर्षीय प्रमोशन मिल जाता है, एरियर के साथ आपको मिल जाता है, बहुत अच्छी बात। मैं भी लड़ते आया हूँ, लेकिन इन केस सरकार को बीच का रास्ता निकालने का अगर मन हो, मैंने कल इस पर चर्चा किया है कि सरकार ये चाहे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, उसका आपको देने वाला एरियर भी बच जाए और विशिष्ट शिक्षकों को भी एरियर देना नहीं पड़े, इसलिए उसने, हो सकता है, गारंटी के साथ मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, हो सकता है ये गलत भी बात हो जाए, बीच का रास्ता निकालने के लिए एमएससीपी ला दी और एमएससीपी 1/1/9 से लागू की है। तो थोड़ा देर के लिए सोचिए कि आपके सभी नियमावली बनने के पूर्व से जब एमएससीपी लागू कर दी तो वहाँ से वो उठाएगी। इसका फ़ायदा ये सरकार को होगा, इसमें नियमित को तो मिलवे करेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वेतनमान जब मिला है उस दिन से जोड़ा जाएगा, यानी 1/7/15 से, तो उसमें दिसंबर तक नहीं पूज रहा है 10 वर्ष विशिष्ट लोगों का। जिनका भी पूज रहा है वे विशिष्ट हों या नियोजित हो, 1/7/25 पूज रहा है 10 वर्ष, तो सरकार को 12 वर्ष की जगह 10 वर्ष पर आपको दे देती है, तो 1/7/25 से एरियर देना पड़ेगा। ये सरकार हो सकता है कि बीच की रास्ता निकालने का सोचा हो, और इसी आधार पर मैंने बोला कि आपको भी एमएससीपी लागू करेगी। अच्छी बात है, क्यों लकीर के फकीर में पड़ेंगे कि हमको मोटा एरियर ही चाहिए। भाई मेरे रास्ता तो निकाल दो। अगर आपको एमएससीपी मिल जाता है 12 वर्षीय की जगह 10 वर्ष पर आपको मिल जाता है तो भी आप फायदे में रहेंगे।
मेरी बात मानिए या नहीं मानिए। इसमें फ़ायदा ये होगा कि 10 बरस यहाँ पूछ रहा है, फिर जो 35 में रिटायर करेंगे मिल जाएगा वित्तीय उन्नयन। प्रधानाध्यापक के प्रमोशन के बारे में कल भी मैंने बोला था, पहले भी एक दिन बोला था कि अब लगता है अनुमान के तहत कि ये सरकार प्रधानाध्यापक में प्रमोशन से बच रही है और भाग जाएगी। इसलिए कि आपको जानकारी होगा 11 नवंबर को नियमित शिक्षकों का प्रमोशन का जो लेटर निकला हुआ है वे सीट उनसे भर दिया जाएगा। जगह ही नहीं रहेगा तो कोर्ट का डिसीजन भी होगा तो सरकार क्या कहेगी, उनको हटा करके पहले आपको कर देगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रधानाध्यापक में प्रमोशन नहीं मिलता है, स्नातक कोटि में प्रमोशन नहीं मिलता है, इसके बाद भी नियोजित में आप हैं, इसको तुच्छ नहीं समझिए। कभी भी आप प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक से फार बेटर रहेंगे, किसी दिन भी आप उनसे कमज़ोर नहीं होंगे। सबसे बड़ी ताकत आपको जो मिली हुई है वो है ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर। लोग कहते हैं कि सरकारी हो जाएंगे, अरे सरकारी तो 1 साल से हुए हैं, जनवरी से। सबका हालत देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना कि आशा तृष्णा में बहुत लोग दुबरा गए। इसलिए मैं नियोजित शिक्षक से पुनः आग्रह करूंगा कि आप लोग किसी भी अफवाह के फेरा में नहीं पड़े। अब रही बात, कुछ लोग पर्दा हटाने की बात हम कल किए थे, उसमें कमेंट लोग किया, ये भी मैंने जानबूझकर ही किया था कि बहुत से फिक्सेशन हो रहा है, बहुत जिला सा फिक्सेशन हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, यहाँ पेमेंट हो गया, वहाँ पेमेंट हो गया। कल मैंने बोला था एक भी विशिष्ट बंधु ये तैयार नहीं हुए गारंटी के साथ कि हाँ मेरा पेमेंट हो गया है, जिसका पुख्ता प्रमाण मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन 2-4 नियोजित मैसेज करना शुरू किए, उस पर हम और आपके रवीश जी गोपालगंज से कॉन्फ्रेंस पर रह करके उस चारों आदमी से बात किए हैं, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है। जब उनको हम लोग खोदना शुरू किए पता करते करते तो बोल रहे हैं कि मेरे विद्यालय में 2 आदमी का हो गया है। अरे भाई मैसेज देखे हैं, इतना मैसेज नहीं देखे हैं, बहुत विश्वासी आदमी हैं। तो विश्वासी आदमी हैं, विश्वासी आदमी के फेरा में ही न पड़ के सब लोग विशिष्ट बन गया। बहुत विश्वासी हैं तो कोई दूसरा आपको विशिष्ट बनाने गया कि आपके विद्यालय का, आपके बगल का, आपका संबंधी ही दबाव देकर के विशिष्ट बना दिया है। इसलिए किसी के विश्वास पर नहीं रहिए। अगर कोई कह रहा है कि हमारे अकाउंट पर चढ़ गया है तो उनसे बोलिए कि भाई हमको स्टेटमेंट दिखा दीजिए, या बैंक का मैसेज जो आया है उसका स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए। योनो वगैरह पर पेमेंट होता है तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं होता है, उसका अपने मोबाइल से वीडियो बनाइए, फ़ोटो नहीं, और तब थोड़ा सा मेरे पास भेजिए, और तब मैं खुद एड्रेस दीजिए। 2-3 आदमी हम लोग अपने खर्चा से आएंगे और तब इसका वेरिफिकेशन करेंगे, तब समझ जाएंगे कि हाँ भाई सही में हो गया है। लेकिन अभी भी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि किसी का भी 25, 28, 31 और 32 से सवा 31, 28 और 32 में पेमेंट हुआ है। इसका मूल कारण मैं चर्चा कर देता हूँ। भ्रम में नहीं रहिए नियोजित बंधुओं, अभी भी पुनः सरकार के लोग और विशिष्ट लोगों का एक दौर चल रहा है। पुनः सक्रिय हो गए हैं विशिष्ट बनाओ कंपनी के लोग और डेली भ्रम में आपको डाल रहे हैं। यहाँ तक कि कल तहकीकात में मिला कि एक नयका हेडमास्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं विशिष्ट बना देने के लिए सबको। खैर ये उनकी अपनी मर्जी है। आइए थोड़ा सा चुनाव के क्रम में सभी घटना चक्र पर मैं चर्चा करता हूँ। ये मेरा अनुभव है, मैं जितनी बातें बोलूँगा ये सब न मैं विभाग में हूँ और न मैं सरकार हूँ, न कोई पद पर हूँ, लेकिन अनुभव विश्लेषण पर ये सामने आया कि देखिए जनवरी से सब लोग ज्वाइन किए, जनवरी से ही यहाँ फिक्सेशन हो गया, वहाँ फिक्सेशन हो गया, या हो रहा है, वह हो रहा है। तो मैंने एक बार बोला था कि देखिएगा हो सकता है कि फिक्सेशन के नाम पर जितने लोग हैं इन लोग का सर्विस बुक सरकार अपने पास जमा करा ले,
कि इनके पास कोई सबूत नहीं रह जाएगा। इसका मुख्य कारण है कि स्पष्ट रूप से आदेश है कि किसी का भी फिक्सेशन ऑफलाइन नहीं होगा, जिसका भी फिक्सेशन होगा ऑनलाइन होगा। तो फिर ये ऑफलाइन कागज कूड़ा का क्या ज़रूरत है? जैसा कि 8-10 दिन पहले संभवतः गया या आरा के स्थापना से निकला हुआ था लेटर कि किसी का भी ऑफलाइन फिक्सेशन नहीं होगा, सबका ऑनलाइन होगा। उनका एक नियम कहाँ से आ गया? तो सब लोग सक्रिय हैं बंधु, 5वां चरण बचा हुआ है, चौथे चरण के लोग पास करके इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी विशिष्ट बनाओ अभियान चालू है। फिर एक बार आप लोग सतर्क हो जाइए, या फिर सब लोग अपने मर्जी का मालिक है, मैं मना किसी को नहीं कर सकता। देखिए, जनवरी से सब चल रहा था, सरकार विशिष्ट का वेतन संरक्षण और फिक्सेशन के फेरा में नहीं थी, सोई हुई थी। चुनाव की तैयारी चल रही थी, पूरा भूमिका बांधा जा रहा था, चाक चौबंद किया जा रहा था चुनाव का। और ज्यों ही चुनाव नज़दीक आया, कमेटी का गठन, कमेटी की बैठक, कमेटी का डेट बढ़ा। इसके बाद 6 तारीख या 7 तारीख, डेट हमको याद नहीं है, तुरंत प्रेस नोट निकल गया। इसका मुख्य कारण है कि सभी लोग तो धरना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 20 में भी 2020 चुनाव में डिस्टर्ब किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे, सभा वगैरह में जाकर के चप्पल जूता चलाए थे, और इसी के खीस में 5 बरस शिक्षकों को परेशान किया गया है। ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सरकार को फिर लगा, सरकार कौन? सरकार मुख्यमंत्री ही सिर्फ होता है, और मंत्री, सरकार के अधिकारी भी सरकार ही हैं। जितने भी तंत्र हैं सरकार के, सब सरकार ही हैं। अधिकारी लोग भी इस काम में लगे हुए थे, और वे लोग अपना तजुर्बा निकाले कि विशिष्ट लोगों को चुनाव में डिस्टर्ब करने से कैसे रोका जाए। तो एक प्रेस नोट निकाला गया। प्रेस नोट निकाला गया कि 3 दिन के अंदर सभी का एरियर सहित भुगतान कर देने के लिए। हुआ क्या 3 दिन में किसी का? मैंने वॉच किया, प्रत्येक पहलू पर मैं ध्यान रखा था। जब 10 दिन बीता, तब कहीं कहीं से जिला में सुरखड़ हुआ, फिक्सेशन का शुरू होने लगा। तब तक एसीएस महोदय का, एक बात और जान लीजिए, नए एसीएस को चुनाव के मद्देनज़र ही बुलाया गया था, इस बात को आप जान लीजिए। एसीएस महोदय का लेटर आता है कि एसओपी जारी होगा और तब सबका फिक्सेशन होगा, कि सबका एक साथ और एक समान। आप भी पढ़े होइएगा। ये चीज़ फिर 5-7 दिन रुका, या 1 सप्ताह कह लीजिए, 1 सप्ताह। इसके बाद तब डायरेक्टर महोदय का लेटर निकला। सब घटना चक्र याद है हमको। और उसमें हुआ कि 3 दिन के अंदर, कब? ये दिवाली के बाद हुआ है। दिवाली तक 25,000, 28,000, 31 और 32,000 पर ही पेमेंट हो गया हड़पड़ी दरपड़ी में। इसके बाद दिवाली के बाद फिर लेटर आया डायरेक्टर साहब का कि भाई फिर चुनाव डिस्टर्ब हो जाएगा, सब हल्ला गुल्ला करने लगेगा, कि हर हाल में 3 दिन में कर देना है। तब तक आ गया 4 तारीख, 4 नवंबर, और 6 नवंबर को चुनाव है। लगा कि अभी भी सब अधीर हो जाएगा लोग। तो पुनः एक एसीएस महोदय का लेटर आया कि अगर 3 दिन में सबका फिक्सेशन कर करके अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने बोला था 4 तारीख के पहले ही बोला था कि 4 तारीख को फिर एक गूगली निकलेगा जिस पर 6 तारीख वाला चुनाव ख़त्म हो जाएगा। और मैंने और भी बोला था आपके 1-2 मित्र से कि घबराइए नहीं, फिर 11 तारीख के चुनाव के लिए 9 तारीख को गूगली कोई निकलेगा। तो उस दिन भी गूगली निकला हुआ था। और तब अभी देख लीजिए प्रोसेस क्या चल रहा है।
एक जिला से निकल रहा है कि फिक्सेशन का हो रहा है, तब तक पूरा बिहार उजुरा रहा है। एक सप्ताह 10 दिन बीत रहा है, तब दूसरे जिला का निकल रहा है। करते करते सरकार बन जाएगी। सभी चीज़ पर मैंने गौर किया तो ये पता चला कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं सराहना करता हूँ, सभी विशिष्ट बंधुओं को मिल जाए। मिला किसी को, अकाउंट में पैसा गया किसी को। मेरे कहने का मतलब कल भी यही था। फिक्सेशन तो बहुत बार जनवरी से हो रहा था फिक्सेशन, उस फिक्सेशन का कोनो वैल्यू नहीं है। सब लेटर निकला, ये सब चुनाव प्रक्रिया सब चला, भर चुनाव जो है सो यही सब हुआ। सभी को ये पता होना चाहिए कि सरकार 2% डीए बढ़ाती है तो बिना वित्त विभाग के अनुमति का खर्चा नहीं होता है, और इतनी बड़ी रकम वित्त विभाग को पता भी नहीं है और विभाग के द्वारा पेमेंट कर दिया जाएगा। ये मानने वाला चीज़ है क्या? आपके 25, 28, 31 और 32 पर वित्त विभाग से अनुमति है, पहले से है, जिसका पेमेंट होते आ रहा है, लेकिन उसको बढ़ाना है 31,000 35,000 पर करना है, उसके लिए अनुमति लेटर मेरे सामने कोई नहीं आया है। हो सकता है निकल गया हो, भगवान करे कि पेमेंट लोगों का हो जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा शक हमको यहीं गहरा रहा है। और अभी भी मेरे संज्ञान में ये नहीं आया है कि किसी का भी अथेंटिक हो कि पेमेंट हुआ हो फिक्सेशन के बाद। जिसका भी हुआ है 25, 28, 31 और 32 पर भी हुआ है। यही सच्चाई है। और तब तक बीच में एक और निकला था, 11 तारीख को लेटर निकला था जो प्रमोशन से संबंधित, वो प्रमोशन से संबंधित नियमित शिक्षकों के लिए है, वो अभी आपके लिए नहीं है। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि वो आपके लिए है। और एक और 14 तारीख का जो चिट्ठी निकला हुआ है साहिला मैडम का, आप लोगों ने देखा होगा, विशिष्ट शिक्षकों को 58% डीए और एचआरए के संबंध में। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि 58% डीए उनको नहीं मिलेगा। उसी लेटर में साहिला मैडम कह रही हैं कि चूंकि विशिष्ट शिक्षक 7वें वेतन आयोग के तहत नहीं है, लेकिन इनके नियमावली में यह अंकित है कि इनको भी भत्ते राजकर्मी की तरह दिया जाएगा। सही बात है, मिलना भी चाहिए। अब पूछिए कि तो अभी तक मिल क्यों नहीं रहा था, 50% क्यों मिल रहा था? वित्त विभाग अपने पत्र में ऐसा क्यों कह दिया? जब भी 50% से आगे बढ़ा, 2 बार आप देखे होइएगा, एक बार 5% और एक बार 3% बढ़ा है, या 2% कर करके बढ़ा है, तो 50% से आगे के लिए रोक लगा दिया कि जो 7वें वेतन आयोग के तहत हैं उन्हीं को ये दिया जाएगा। भैया, वित्त विभाग ताला लगा दिया वहाँ से, तो ये मानने वाली बात है क्या कि मैडम के लेटर से 58% डीए हो जाएगा जब तक वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिलेगा? मैं ये मानता हूँ कि केंद्र सरकार डीए बढ़ाता है और जो 7वें वेतन आयोग में हैं उनको मिला है। चूंकि विशिष्ट शिक्षक या प्रधान शिक्षक 7वें वेतन आयोग के तहत नहीं आते हैं, इसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को ये पावर है कि इनको भी बढ़ा सकता है। एचआरए बढ़ा हुआ या 58% डीए सरकार के पास है, लेकिन उसके लिए मंत्रिमंडल से स्वीकृति चाहिए, वित्त विभाग से स्वीकृति चाहिए। ऐसे ही हवा में कोई डीओ साहब या डायरेक्टर साहब लेटर लिख दे और पेमेंट हो जाए 58% पर, ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको हमारी बात खराब लगे या अच्छा लगे, मान लीजिए थोड़े देर के लिए किसी को 30,420 मिल रहा है नियोजन में
और वो जा कर के विशिष्ट बन जाता है और उसको 30,670 ही मिलने लगेगा, तो 300-400 के फ़ायदा के लिए आप अपना पे स्केल 5200 से लेकर के 20,000 और ग्रेड पे जो मिल रहा है उसको त्याग करके चले जाइएगा और पुनः मांग कीजिएगा कि हमको 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। कैसा बुद्धिमत्ता का काम है ये? आप लोग खुद सोचिएगा। जो चीज़ आपको मिल रहा है, हम लोग तो 10-11 महीना से 4-5 आदमी मिल करके चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं। जो चीज़ मिल रहा है उसको त्याग करके पुनः मांग करने जाइएगा, ये अपने विचार कीजिएगा। इसमें हम नहीं कुछ कहेंगे या कोई कुछ नहीं कहेगा, क्या कहेगा वो आपके स्वतंत्रता पर है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि नियोजित शिक्षक जो भी बच जाएंगे उनको हर हाल में रनिंग स्केल 1/1/26 से मिलना तय है। इसलिए कि जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो वेतन 2 तरह के होते हैं। एक होता है केंद्रीय वेतनमान और दूसरा होता है पुनरीक्षित वेतनमान। केंद्रीय वेतनमान जो है हूबहू लागू हो जाता है, वही रनिंग स्केल है, और उसमें कुछ हल्का फेरबदल करके जो किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसी को पुनरीक्षित वेतनमान कहा जाता है। तो अभी नियोजित को पुनरीक्षित वेतनमान मिल रहा है और मात्र मैंने ये चर्चा किया है कई बार कि 410 रुपया का डिफरेंस रह गया है। तो हर हाल में सरकार चाहेगी कि गैप को 410 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि प्रदीप जी इस पर केस भी किए हुए हैं हाई कोर्ट में कि हमको पीछे से दिया जाए, तो सरकार को ये भी हो सकता है कि फंस रही हो, वहाँ भी सरकार को मोटी एरियर देना पड़ जाए। तो इस सब से बचने के लिए सरकार आपको पुनः 8वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतनमान की जगह केंद्रीय वेतनमान ही दे, ये आपका दावा बनता है। और नहीं तो हाई कोर्ट के द्वारा अगर डिसीजन होता है, फिर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक आप जाइएगा, लेकिन आपको रनिंग स्केल मिलना तय है। लेकिन लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। मेरे वीडियो बना देने से या 2-4-5 आदमी और साथी जो हैं उन लोग के सिर्फ वीडियो बना देने से और आवाज़ उठा देने से ये संभव नहीं है। लेकिन ये हमको अनुमान है, लग रहा है कि 8वें वेतन आयोग में 1/1/26 से आपको पूर्ण वेतन रनिंग स्केल जिसको बोलते हैं केंद्रीय वेतनमान लागू सरकार को कर देना चाहिए। और एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि चौथा सक्षमता परीक्षा जो पास करके बैठा हुआ है और 5वें सक्षमता परीक्षा में जाल बिछाया जा रहा है, कृपया आप बच के रहिए। और हाँ, एक बार पुनः याद दिला देना चाहते हैं कि अगर किसी विशिष्ट बंधु के खाते में पूर्ण वेतन संरक्षण के सहित अगर वेतन आ गया है तो कृपया वे इसकी प्रमाणिकता सिद्ध करने का कष्ट करें। बोलेंगे, अगर एड्रेस बताएंगे तो हम 2-3 आदमी आ जाएंगे, चाहे जहाँ भी होंगे, हम लोग संतुष्ट हो लेंगे। इसके बाद हम आपके साथ हैं। हम विरोध क्या चीज़ का करते हैं? देखिए, किसी भी विशिष्ट शिक्षक के विरोधी हम नहीं हैं। हम विरोधी उसके हैं कि सोशल मीडिया पर जो छोटी छोटी बात को अफवाह उड़ाया जाता है। जैसे कल देख लीजिए, सबको ये जानकारी होगा कि सरकार चुनाव जब हारती है या जीतती है, अगर जो सरकार में है हार जाती है तो किसी से कुछ नहीं करने जाती है, सीधे जा कर के इस्तीफा अपना राज्यपाल को या प्रधानमंत्री होंगे तो राष्ट्रपति को देते हैं और अपने घर चले जाते हैं चुपचाप। लेकिन वही सरकार पुनः अगर चुनाव में जीत जाती है, उसको सरकार बनाना होता है, तो सबसे पहले ये सामान्य प्रक्रिया है, अपना मंत्रिमंडल का बैठक करती है और राय विचार करती है कि किस दिन मंत्रिमंडल को भंग, चूँकि पहले वाले मंत्रिमंडल को भंग करना पड़ेगा, भंग करके और शपथ ग्रहण किस दिन हो। इसके लिए मंत्रिमंडल का गठन कल था 17 तारीख को, और उसके पहले ही 16 तारीख से हवा उड़ा दिया गया कि निरंतरता के लिए मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। और कल शाम को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने लगा कि निरंतरता मंत्रिमंडल से पास है, अब सिर्फ एसओपी जारी करना बाकी रह गया है। अरे भैया, निरंतरता के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है,
इतना आप इम्पोर्टेंट हो गए सरकार को के लिए। सरकार जनवरी से इम्पोर्टेंट नहीं थे, सरकार गठन में लगी हुई है कि मेरा सरकार कैसे हो, इधर से उधर कोनो ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ करके छटक जाए। और आप अपना निरंतरता का प्रचार कर रहे हैं, किसको गुमराह कर रहे हैं? वही 10% नियोजित जो दोनों तरफ डोलने वाले हैं, इधर भी उधर भी, उनको या विशिष्ट शिक्षक को जनवरी से आप लोग मूर्ख बना रहे हैं, उन्हीं को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि निरंतरता पास हो गया, भगवान करे पास हो जाए आपको, लेकिन नहीं पास होगा तब कितना कष्ट होगा, कितना मन में कष्ट होगा उन लोगों को। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया सोशल मीडिया पर गलत बात मत रखिए, इसी का मैं विरोधी हूँ। किसी को मिल जाए उसमें मैं सहयोगी हूँ, रहूँगा, लेकिन मैं गलत बात का विरोध करता हूँ। बस आज के लिए इतना ही, फिर कभी, नमस्कार।